Hi, welcome to class 11th. Okay, you all have really done well, and now your boards is over, your class 10th is over, so now you're in class 12th. And for the first time, you had a choice of subjects. कौन सा subject लेना है, कौन सा नहीं लेना है. You also have a brief inkling about what your future will be. Because अभी जो subject लिया आगे उसी subject में आगे चलोगे. Okay. एंड ऑल्सो द मोमेंट यू क्लियर योर क्लास 12th उसके तुरंत बाद कंपटीशंस आ जाएगा या आगे करियर प्रोस्पेक्ट्स आ जाएंगे. सो इट्स दिस 2 years आर वेरी क्रूशियल. ओके, और मैं अक्सर आई ऑल्सो से दिस थिंग कि योर लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो 12th से ही शुरू होता है. 10th इज ओनली फॉर द डेट ऑफ बर्थ. 10th में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, बाकी आपको 12th का परसेंटेज एंड फर्दर 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 दीज आर द थिंग्स व्हिच मैटर व्हेन यू गोइंग फॉर अ जॉब और एनीवेयर. तो वेलकम, अब आप 11th में आ गए हैं. ठीक है, 11th में आने के बाद सबसे पहला होता है कि भाई अब मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कि आईआईटी करना है, इंजीनियरिंग की टेस्ट देना है, पता नहीं कितना मुश्किल है, अभी से पढ़ाई शुरू कर दो. देखो, इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ ही बताना चाहूंगा. रिलैक्स, काम डाउन. ठीक है, रिलैक्सेशन से ही सारा काम होता है. प्रेशर्स में कुछ नहीं होता है, गुस्से में कुछ नहीं होता है. ओके, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, कूल माइंडेडनेस. हमें हमारी टीचर्स ने यहाँ तक समझाते हैं इसमें कि एग्जाम जाओ तो जूते मत पहन के जाओ, चप्पल पहन के जाओ. हम खुद पढ़ाई करते तो रात को चप्पल पहनते, चप्पल उतार के थोड़ा फर्श पे पैर रखा, फ्रेश हो गए. ओके, बेसिक थिंग्स. लूज कपड़े पहनो. वाई? क्योंकि देखो, आपके दिमाग पे पूरा फोकस होना है. हम कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसमें नहीं चाहेंगे. तो व्हाट आई मीन बाय ऑल दीज थिंग्स इज दैट फॉर क्लियरिंग एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, आपके पास इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, मेडिकल का एग्जाम होता है, लॉ का एग्जाम होता है. उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद एक बहुत बड़े एग्जाम होते हैं आपके. आईएएस का एग्जाम होता है, यूपीएससी. आपका सीडीएस के एग्जाम होते हैं. तो अल्टीमेटली कहीं या उसके बाद फिर और ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको अलग अलग एग्जाम्स देने पड़ते हैं. अल्टीमेटली एक, क्योंकि शायद हमारी आबादी इतनी है कि हमें कंपटीशन को फेस करना पड़ता है. तो कंपटीशंस के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है. यू गो बाय दैट स्ट्रेटेजी तो आपको सक्सेस मिलेगा. तो मैं वही आपको, अब मैं यहाँ पे आपको आई एम ट्राइंग टू डीमिस्टिफाई नीट फॉर यू. वही बोलना चाहूंगा कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है, कैसे इजीली काम हो सकता है. बिकॉज आई कैन टेल यू, बहुत मुश्किल नहीं है. इट्स वेरी कंफर्टेबल. द ओनली थिंग इज आप अगर रास्ता सही पकड़े. ओके, अब इसमें देखो, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा. ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि 12th की पढ़ाई अलग है एंड कंपटीशन की पढ़ाई अलग है. नो, अंडरस्टैंड. अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है 12th के बाद, तो उसका सिलेबस वही होगा जो 12th के बच्चे को आना चाहिए. 12th के किसी भी कंपटीशन में मैं एमएससी लेवल का क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा. ओके, अब 12th के क्वेश्चन में 12th के बोर्ड का एग्जाम होता है और कंपटीशन आईआईटी का एग्जाम है. उसमें फर्क क्या है कि सिलेबस वही है, तो होता है एप्लीकेशन. ये फॉर्मूला वही है, उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा मुश्किल कर देंगे. ओके, जैसे आई गिव एन एग्जांपल. आपने क्लास 7th या 6th में पहली बार टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करे होंगे. लाइक मैं रिवाइज करा देता हूँ. आई से कि दिल्ली से कानपुर इज 300 किलोमीटर्स. ओके, देन आई से कि सपोज इफ आई एम ट्रेवलिंग इन ए कार विद a speed of let's say 50 kilometers per hour, how much time will it take for me to reach Kanpur? Okay, ये क्वेश्चन आपने बहुत पहले किया होगा. ये क्वेश्चन अगर आईआईटी में आएगा तो कैसे करेंगे वो? अगेन, द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर विल स्टिल रिमेन 300 किलोमीटर्स. हम क्या करेंगे? ए पर्सन ए starts from Delhi in his own vehicle with a speed of 50 kilometers per hour. After half an hour of travel, his car has a tire burst. The person spends another 20 minutes in changing the tire of his car. Then he starts over again, but this time he travels at a speed which is 5 kilometers less than his previous speed. He travels at this speed for another 50 kilometers, but then his second tire gets burst. So what he does is that he parks the car over there, he orders a cab. The cab comes in another 30 minutes time. So now he takes the cab to go to Kanpur. The speed of the cab is 35 kilometers per hour. Okay, the cab stops at 3 places to pick up more passengers, and at each of the stop
the cab takes 10 minutes time, waiting time. So now you have to tell me how much time will I take to reach from Delhi to Kanpur. ये क्वेश्चन हमने कर दी, IIT हो गया. ओके, अब फर्क क्या हुआ देखो, बेसिक फॉर्मूला वही है, दैट टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या इसी को और घुमा लीजिए, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया. ओके, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया, उसी के वेरिएशंस हैं. ओके, अब क्या था, अब देखो, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए. ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और ऐसे अंडरस्टैंड करिए कि आप अपने दोस्त को बता सको. जब आप बता रहे हो, यू नीड नॉट बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द फिगर्स, अबाउट द नंबर्स, कि कहाँ 50 था, कहाँ 55 था, लेकिन मोटे तौर पे आप कहानी बता पाओ कि देखो हम दिल्ली से चले थे, वहां गए, वहां पे हमारा टायर पंचर हो गया, फिर हमने टायर ठीक कराया, फिर थोड़ा आगे गए, फिर दूसरा टायर पंचर हो गया, फिर हम वहां वेट किए, हमने वहां पे कैब बुलाया, कैब ने हमें पहुंचा दिया, और कैब लेके बहुत ही घटिया था, रास्ते में 3 जगह रुका वो लोगों को लेने के लिए. इस तरह की स्टोरी दिमाग में हो जाए. उसके बाद उसमें फिल इन द ब्लैंक्स यू कैन ऑलवेज डू, यू नो द फॉर्मूलाज ऑफ इट, यू नो द फिगर्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स करिए एंड यू कैन रीच द आंसर. और दूसरा स्टेप बाय स्टेप चलना है, यू कैन यू विल नॉट जंप स्टेप्स. देखो कोई जल्दी नहीं है, कंफर्टेबल, अगर देखो ऐसा है, आप गलत करोगे 50 बार में करोगे, सही करोगे तो पहली बार में सही करोगे. इसे इतना टाइम देता है एग्जामिनर कि आप सही कर सको, क्योंकि हम मानते हैं कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट थिंग ओवर है. कॉन्फिडेंस होता है पहली बार में सही करना, नहीं तो इसका मतलब आप तुक्का लगा रहे हो. सो दैट इज नॉट द नॉर्म, और वो ऐसे आएगा बार बार प्रैक्टिस करने से. इससे देखो मैं आपको बोलूंगा, इस स्टेज में आपको पढ़ा नहीं सकता हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूं, और मुझे नहीं लगता कोई भी आपको पढ़ा सकता है. ओके, आपके क्लासरूम लेक्चर्स ऑलरेडी होते हैं, आई थिंक दे आर मोर देन सफिशिएंट, आपके बुक्स मिलती हैं. अब अगर आपको एक ओम्स लॉ पढ़नी है, वो 5 किताबें पढ़ोगे ना, तो वही है जो ओम बाबा ने लिखी है, वो चेंज नहीं हो जाती लॉ. हो सकता है इंग्लिश चेंज हो जाए, उसके आगे पीछे घुमा दे, लेकिन बेसिक लॉ वही रहेगा. तो बल्कि हम तो बोलते हैं पहले एक किताब से पूरा परफेक्ट करें, देन आगे न्यूएंसेस के लिए यू कैन ऑलवेज रेफर टू अदर बुक्स, लेकिन पहले कोई एक बुक कंप्लीट करें. ओके, तो वही है पढ़ाने में. देखो क्या है, अब पढ़ाने को आप 10 लोगों से पढ़ लो, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज आपके दिमाग में क्या आया. और अभी तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना है कि टीचर के दिमाग से डाउनलोड करो और आपके दिमाग में अपलोड कर दो. ओके, हर एक का दिमाग अलग है, हर एक की परवरिश अलग तरीके से हुई है, हर एक के स्टिमुलस अलग अलग रहे हैं. सो एवरीवन अंडरस्टैंड्स द थिंग इन ए डिफरेंट वे. आप बोलते हो कि ये ब्लैक कलर है, आपको ब्लैक लग रहा है ना, क्योंकि आपको सिखाया गया है ब्लैक है. हो सकता है कैट ब्लैक नहीं बोले, लेकिन वो भी समझती है इसका मतलब क्या है, या रात को जो चमगादड़ होता है वो भी समझता है उसको, बट ब्लैक नहीं बोलेगा वो फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है उनके लिए. सो द थिंग इज, देखो आपको उस कोड तक जाना है. डोंट गेट इनटू दिस उलझन ऑफ वर्ड्स एंड डेफिनेशंस, बिकॉज यहाँ पे एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट. अब मैं एक चीज और आपको बोलूंगा, रोल ऑफ इंग्लिश समझिएगा. देखिए हम लोग का, हम डबल चैलेंज में रहते हैं हिंदुस्तान में. द प्रॉब्लम इज, दुनिया फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश स्पीकिंग है. वेस्ट, मैक्सिमम रिसर्चेस जो हुई हैं वो वेस्ट ने करी हैं, या जो रिसर्चेस हम लोग माने सब वेस्ट की हैं. ठीक है, तो देखो बात क्या, हम लोग को डबल चैलेंज होता है कि एक तो हमें भाषा समझनी, फिर वो क्या बोल रहे हैं वो चीज समझनी. ओके, सो आई विल सजेस्ट यू दैट यू प्लीज हैव ए डिक्शनरी विद यू, और कोई भी मुश्किल वर्ड है या कोई भी वर्ड आता है, उसका प्लीज मीनिंग देखें. रिकर्सिवनेस, रिकर्सिव क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या, दीज आर वर्ड्स. ओके, डिक्शनरी में इनका मीनिंग मिल जाएगा आपको, मैथ्स या साइंस की किताब खोलने की जरूरत नहीं है. बॉयंसी, ये सब वर्ड आपको मिलेंगे इंग्लिश डिक्शनरी में, ये सब वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में आ चुके हैं. दूसरा बताऊं, देखो आजकल कई एग्जाम्स आपको लोकल लैंग्वेजेस में होते हैं. गुड, कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पीछे बोर्ड भी लोकल लैंग्वेज का था, तो उससे लेके वो कंपटीशन तक तो ले आए. लेकिन आप मुझे बात बताइए, आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ाई कर ली, उसके लेटर से आप आईआईटी में चले जाते हैं, वहां पे क्या कोई फॉरेन राइटर हिंदी में आपके लिए किताब लिखेगा? कोई हिंदुस्तानी उसे ट्रांसलेट करेगा, उससे आप भले ही पढ़ लो. अब ये बताओ, इज इट बेटर टू स्टडी फ्रॉम द ओरिजिनल स्टफ और फ्रॉम सम ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन में हो सकता है
असली मतलब को कुछ में चेंज भी हो जाए, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, लेकिन मैं तो उसे नेगेटिव ही मानूंगा। तो मैं वही आपको बोलूँ, देखो आपको गुरु बनाइए, आप आइंस्टीन बाबा को अपना गुरु बनाइए, आर्किमिडीज साहब को गुरु बनाइए, कैक्यूले को अपना गुरु बनाइए, मेंडलीफ को गुरु बनाइए, बर्नौलिस को गुरु बनाइए, फेरेडेज को बनाइए, आइंस्टीन को बनाइए, पॉलिस को बनाइए, बोहर को बनाइए, रदरफोर्ड को बनाइए, दिस इज लॉन्ग लिस्ट, इनसे रिश्ता जोड़ो। ओके, आपके चाचा, मामा, फूफा, मौसी, मामी, उनकी ठीक है इज्जत करो, ठीक है इज्जत नहीं करते हो बढ़िया है, इन लोगों को लेकिन भगवान मान लो आप अभी। डोंट ट्राई टू चैलेंज देम। नंबर 2, ये आजकल नया ट्रेंड आया है, इंक्विजिटिवनेस, आस्क क्वेश्चंस। अरे क्या क्वेश्चन यार, पहले ठीक पढ़ तो लो, तब तो क्वेश्चन पहले उस लेवल तक तो आ जाओ, सवाल पूछ सको। एक एक दिस वन पर्सन न्यूटन, उसने एक लॉ दी, पिछले 300 साल में कोई साइंटिस्ट को चैलेंज कर नहीं पाया। आपने अभी 54 छाप पढ़ाई करी नहीं है, एंड यू ब्रिटिश स्टार्ट सेइंग कि न्यूटन की थ्योरी गलत है। सॉरी। सो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट अभी तो उनको गॉस्पेल ट्रुथ मान के रट लो, एक लेवल पार करना, जब आपका मेंटल लेवल मैच कर जाए, जब आप कहीं बाहर बार्क में या इसरो में या माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में के नौकरी करने लायक हो जाओगे ना, तब चैलेंज करना। अभी आप लोग बहुत नीचे हो, तो बेस्ट तरीका है अभी जो है उसको एज इट इज कर लो। अब वो कहीं पे 6.023 into 10⁻23 एक नंबर है, या नंबर समझ के रट लो, अभी समझ लेना बाद में, क्योंकि ऐसा समझने के लिए आईआईटी में नंबर नहीं मिलेंगे, हाँ इसको यूज करने का नंबर मिलेगा आपको। ओके, सो प्लीज आई अगेन टेल यू, ये कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन में एक स्ट्रेटेजी होती है, फॉलो दैट स्ट्रेटेजी। नंबर 2, आई सेड द सिलेबस इज सेम एज क्लास 12, जो बढ़िया होता है वो हर जगह बढ़िया करता है। इस भुलावे मत जाना कि मेरा 12वीं खराब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं कंपटीशन का कर रहा हूं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स कंपटीशन में करते हैं, 12वीं में फेल होते हैं, 11वीं में फेल हो जाते हैं। नॉट एक्सेप्टेबल, इसका मतलब हवाबाजी कर रहे हैं, ना वो कंपटीशन में कर रहे हैं, ना वो 11वीं 12वीं कर रहे हैं। जो बढ़िया करेगा कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और दूसरा बता रहा, हाँ इसका एक दूसरे तरह से बोलूंगा कि 10th तक की पढ़ाई आपकी रट रटा के निकल जा रही थी, नाउ इज कंसेप्ट। अब देखो आपके सब्जेक्ट्स भी कम हो गए हैं, लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं, और सब्जेक्ट की थोड़ा सा लॉजिक पे अब आ गया है बात, स्टेप्स पे बात होने लगी है अभी। एंड अनदर थिंग आई टेल यू, आप जो भी देखो, और हम आईआईटी में जब हम सेलेक्ट करते हैं, हम क्या देखते हैं, हम हिंदुस्तान का या अपनी दुनिया का फ्यूचर देख रहे होते हैं। ओके, बिकॉज देखो आप यहां से करके आप वहां जाओगे, 4 साल पढ़ाई करोगे, उसके बाद यूल बी लीडर समवेयर, आप किसी नई रिसर्च को लीड कर रहे होगे, एक ऐसी रिसर्च जिसके लिए आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, आपको सारे सब्जेक्ट से निचोड़ निकालना पड़ेगा। कहीं को केमिस्ट्री का अच्छा लगा वो ले लिया, ठीक है। अब जैसे क्या, अब आपको स्पेस में एक स्पेसशिप भेजना है, मोटर लगा दिया आपने इलेक्ट्रिकल वाली, लेकिन वजन ज्यादा हो गया, तो केमिस्ट्री में थोड़ा दिमाग, अरे यार ऐसा करूं, इफ यूज दिस पॉलीमर, वेट कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, या इसको लगाएंगे, इंसुलेटिव प्रॉपर्टीज बढ़िया है इसकी, क्या केमिस्ट्री आ गया। तो देखो बहुत थिन डिमार्केशन लाइन है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, ठीक है। वो अब जैसे और आपको बताता हूँ, आपने बड़ा सिंपल एक एग्जांपल किया कि ट्रायंगल का एरिया निकालना, ये प्रॉब्लम भी कहाँ से आई बता देता हूँ आपको। चलो ट्रायंगल छोड़ो यार, और आसान कर दो मुझे, चलो क्या करूँ, हाँ ट्रायंगल का एरिया निकालना बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपने पढ़ा था कि हाफ बेस इंटू हाइट कर दो, एरिया आ गया ट्रायंगल का, ठीक है। अब कई बार अब क्या हमने क्या किया, कई बार हमने आपको बेस नहीं दिया, हमने एक एंगल दे दिया कि ये ट्रायंगल है, ये एंगल है। अब क्या करोगे, अब आपने थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा दिया इसमें हाइट निकालने के लिए, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब क्या हुआ, लेकिन अब मैंने थोड़ा पंगा और कर दिया, मैंने कहा ट्रायंगल के ना वो एज ना सीधी नहीं है, थोड़ी टेढ़ी है। ये ट्रायंगल होता है, एक एज थोड़ी सी टेढ़ी है, इट्स नॉट स्ट्रेट। अब आपने डिफरेंशियल लगा दिया इसमें, कि एक छोटी पट्टी का एरिया निकाल लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, यहां से यहां तक पूरे का एरिया आ गया। तो देखो बेसिक प्रॉब्लम वही है, हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, बिकॉज देखो दुनिया में हर चीज बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, हर चीज का परफेक्शन नहीं होता है, और आपको रियल इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है। साइंटिस्ट लोग, आई हैट्स ऑफ टू देम, साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, वो दिशा देते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं। इंजीनियर शॉर्टकटिया होता है, हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, उनकी स्टडी को अप्लाई कैसे करेंगे टू मेक ह्यूमैनिटी बेटर, ह्यूमन लाइफ बेटर, वो हमारा काम है। इट्स प्योर एप्लीकेशन। इससे बोलूंगा कोई भी चैप्टर उठाओ, उसका जो लास्ट चैप्टर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है,
एप्लीकेशन। और बल्कि मैं तो ये बोलूंगा, आप जब आगे पढ़ाई कर रहे हैं सबसे पहले आप कोई भी नया टॉपिक से पहले उसका एप्लीकेशन पढ़िएगा, जो अक्सर आप लोग इग्नोर कर देते हैं। एप्लीकेशन, लॉगरिथम आया, लॉग आया, तो लॉग का व्हाई लॉग केम इन। ट्रिग्नोमेट्री, तो क्यों ट्रिग्नोमेट्री भैया? किसी को क्या खुजली हुई थी क्या कि ट्रिग्नोमेट्री इजाद कर दिया? व्हाई? अगर आप ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन करते रहते हो आप लोग, व्हाई फ्रिक्शन भाई? क्यों जरूरत पड़ी उसकी फ्रिक्शन की? या ग्रेविटेशन क्यों जरूरत पड़ गई? ये बताओ, आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, क्या ऊपर से वो भगवान ने लिख के दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी ये होती है, मैग्नेटिज्म ये होता है? कुछ नहीं, एक ही आइटम है, एक ही चीज है ये। ओके, ये एक ही है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, मैग्नेटिज्म भी है, वेट भी है, सब कुछ है। और ये सब कुछ काम करेगा इसमें, कोई एक चीज काम नहीं कर रही है। आपको पढ़ाने के लिए हमने अलग 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 कर दिया। ओके, तो अभी जब आप आगे बढ़ोगे आपको जोड़ना है। और जोड़ने का मतलब ये समझ लो, अगर आपको एक, वो हमारे हिंदी में बोलते हैं कि एक सदे तो सब सदे, सब साधे सब जाए। ठीक है, तो आपने अगर एक चीज साध ली तो बाकी अपने आप सध जाएगा। अगर मैं ग्रेविटेशन बोलूं तो m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। अगर मैं आपका मैग्नेटिज्म बोलूं तो m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बोलूं तो q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। सब जगह फॉर्मूला एक ही है। और एक्चुअल फोर्स निकालना होगा तो तीनों को जोड़ दो, क्योंकि ऐसा है ना, ये नहीं हो सकता कि इसमें मैग्नेटिज्म फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशन ना करे। सारी फोर्स काम कर, भैया कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा। तो एप्लीकेशन पे आपको जाना है। ओके, और इन लोगों को गुरु बनाओ। गुरु कैसे आपको बताता हूं। जब मैं आर्किमिडीज के बारे में सोचता हूं, मेरे दिमाग में आता है एक टब में बैठा हुआ आदमी। ओके, तुरंत आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी, पानी में जहाज कैसे चलता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। जब मैं एक स्पिनर को देखता हूं, या आसमान में एक हवाई जहाज को उड़ते हुए देखता हूं जिसके कि विंग्स थोड़े से ऐसे होते हैं, मेरे दिमाग में बर्नौलीज प्रिंसिपल आ जाता है कि लिफ्ट। बर्नौलीज प्रिंसिपल कर दे रहा है इसको। थैंक यू मिस्टर बर्नौली, आपने साइंस को एक दिशा दी जिससे आगे हमारी कई चीजें आसान हो गई। ओके, ऐसे जब मैं मेंडलीव के बारे में सुनता हूं तो मैं हैट्स ऑफ करता हूं कि भैया आपने हमें वो चीज दे दी जिससे हम कई एलिमेंट्स निकाल पाए, जो शायद फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे हमने भर दिया, वरना हमें पता ही ना होता कि ये एलिमेंट भी हो सकता है। हमने फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडीन को एक साथ अरेंज कर दिया। हमने हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन को एक साथ लगा दिया। हमने देखा कि रिएक्शंस एक जैसे चल रहे हैं, एक सीक्वेंस पे चल रहे हैं। जब मैं केकुले को याद करता हूं तो मुझे वो 6 सांप एक दूसरे की पूंछ अपने मुंह में दबाए डांस करते हुए नजर आने लगते हैं। बेंजीन रिंग, क्योंकि C6H6 को बैलेंस करने कोई और तरीका नहीं था। तो इन लोगों को गुरु बनाओ, बाकी सबको ठीक है सलाम। गुरु इनको बनाओ, ओम्स को गुरु बनाओ। एंड यू आर लकी यू गॉट नेट विद यू। आप इनका ओरिजिनल पेपर्स निकाले कि ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल डेफिनेशन देखिए क्या है, बहुत साफ सुथरी होगी। क्यों साफ सुथरी होगी? देखिए, सपोजिंग आपको कोई चीज अपने दोस्त को बतानी है, विल यू टेल हिम इन ए क्रिप्टिक एनकोडेड लैंग्वेज और इन ए वेरी सिंपल ऑफ टर्म्स? आप सिंपल भाषा में बताओगे ताकि दूसरा समझ सके। तो जिससे भी थ्योरीज लिखी हैं उन्होंने सबने अल्टीमेटली पब्लिक को बताने के लिए इतनी इजी लैंग्वेजेस में लिखा गया ताकि आप आसानी से समझ सकें। बस आपको वो उतनी समझ आप में जनरेट होनी है। और एक बार आपने रहा, वो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी ने बोला है, रहा पकड़ तो एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो ठीक है, आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर स्माइलिंग एट द मधुशाला, बट मधुशाला हमारे लिए वो शराब की बोतल नहीं है। एवरीथिंग इज अ मधुशाला फॉर अस। ओके, जिस चीज में आपको मजा है वो आपके लिए मधुशाला हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी मधुशाला है वो नीट का जो एक एग्जाम होना है। ओके, तो कोई भी राह पकड़ लो, एवरी राह विल टेक यू टू द सेम प्लेस। आई एम जस्ट हियर टू टेल यू हाउ टू गो अबाउट, एंड आई कॉल इट डीमिस्टिफाइंग टेक्नोलॉजी। बिकॉज टेक्नोलॉजी आम आदमी के लिए बनी है। अगर एक बंदे ने लिखी है तो दूसरा समझ तो सकता ही है ना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कोई आपको आइंस्टाइन नहीं बनना है, आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं निकालनी है। वो आइंस्टाइन साहब निकाल गए हैं, आप समझ तो सकते हो। और रिलेटिविटी ऐसी चीज सब जगह इस्तेमाल हो रही है। एक कोपरनिकस था, उन्होंने साहब ने मॉडल दिया जिसमें अर्थ को सेंटर रख दिया, चारों तरफ प्लैनेट्स घुमा दिए, सब कुछ घुमा दिया। वो आज भी चल रहा है, व्हेन यू कॉल सैगिटेरियस, एरीज, कैप्रिकॉन,
या हिंदी में केश, कन्या, सब राशियां होती हैं, इस राशि से इस राशि में सूर्य जाता तो ये होता है। उन्हीं के एक स्टूडेंट थे केपलर। केपलर ने थोड़ा दिमाग लगाया, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अस। उसने दिमाग में बोला भाई ऐसा करो, अगर मैं सन को सेंटर में रख दूं तो ये सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो ये केम अप विद समथिंग कॉल्ड एज ए हीलियोसेंट्रिक, हीलियो सन को बोलते हैं, हीलियोसेंट्रिक मॉडल। वो आया तो इतना आसान हो गया कि छठी क्लास का बच्चा आज का सोलर सिस्टम पढ़ लेता है। आप लोग तुरंत कैलकुलेशन कर लेते हो कि इक्लिप्स कब होगा, या ये 3 प्लैनेट एक लाइन में कब आएंगे। कैलकुलेशन बिकम सो इजी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव। वही आइंस्टीन साहब ने बोल दिया, रिलेटिविटी निकाल दी। वही आप जब साउंड में जाते हो तो डॉपलर ने वो चीज बता दी कि जब दो चीज पास में आ रही है तो उनका क्या आवाज होगी, दूर जा रही है तो क्या डिफरेंस होगा। ये आप स्पीड एडिशन 50 बार करते हो कि दो लोग अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होगा, अपोजिट जा रहे हैं तो क्या होगा। इट्स ऑल। डेंसिटी में आप या तो रिलेटिव डेंसिटी बोलते हो, डेंसिटी तो कहाँ से नापेंगे हम भाई, भगवान जी तो हमें मिलीमीटर ये किलोग्राम और मीटर दिए तो हमने बनाया है। तो हमने क्या किया, रिलेटिव, कि भाई अगर अच्छा वाटर का इतना है तो इस लिक्विड का इससे कम है, या रिलेटिव कर दिया। ऐसे अपनी इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, जो हमने वर्ड देखा कंफ्यूजन में, हमने उसको समझने की कोशिश करी, किसी स्ट्रक्चर में डाला या उसके लिए एक नया नाम दे दिया। ओके, सो दिस हाउ यू हैव टू स्टडी अबाउट इट, एंड आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू आउट इन दैट। ओके, अब देखो जैसे आपको बताता हूँ कि आप तो देखो हर एक, मैं आपको बेसिकली हर सब्जेक्ट में इस तरह की कहानियां ही सुना पाऊंगा। वाई कहानियां? बिकॉज ऑल दीज पीपल वर इंडिविजुअल्स। आपको तो सिर्फ एक एक पेपर में, एक चैप्टर में एक लॉ है, देखिए इन लोगों ने शायद पूरी जिंदगी उस लॉ को दे दी। फेरेडे साहब, उनकी भी चलो कहानी सुनाते हैं आपको। इट वॉज ऑब्जर्व कि भाई अगर अगर हम एक करंट पास करते हैं किसी चीज से तो मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है। ओके, आप भी अगर एक यू पिक अप ए नेल, उसमें एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लगाइए, बैटरी लगाइए, तो देखिए मैग्नेट बन जाएगा। तो अब वही कीड़ा होता है। तो इन्होंने बोला कि इसका उल्टा भी कुछ होना चाहिए, कि अगर कोई मैग्नेट हो उससे बिजली बन जाए तो मजा ही आ जाएगा। लगे रहे बेचारे, पूरा तामझाम लगाए, गैल्वेनोमीटर लगाए करंट वर्ट नापने के लिए, कर रहे हैं, कभी कंडक्टर चेंज कर रहे हैं, कभी वाइंडिंग बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। एक दिन गुस्से में आके उन्होंने पूरा एपरेटस फेंका। जैसे ही फेंका, देखा उसकी सुई हिली गैल्वेनोमीटर की, मतलब करंट बना। लेकिन फिर सुई रुक गई। फिर टेबल पे रख के रखे, फिर ट्राई करे, अगेन सुई ना हिले, फिर फेंके, फिर सुई हिली। अब तो उनको शौक है छोटे छोटे बच्चों की तरह, बार बार फेंकें सुई हिले, फेंकें सुई हिले, तो उसे लॉ बन गई। क्या लॉ उन्होंने दी? उन्होंने दे दी लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चेंज ऑफ फ्लक्स होता है तो करंट इंड्यूस होता है। अब देखो अगर अब ये कहानी समझ में आ गई तो लॉ भी समझ लोगे। भाई लॉ में क्योंकि पैरामीटर और होंगे कि भाई ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, पास आने से बढ़ेगा कि दूर आने से बढ़ेगा, वो तो समझ ही, भाई बेसिक थ्योरी समझ लो कि भाई चुंबक से बिजली बन रही है। अब तो आगे फिर वो है कि भाई बाजार जाना में कितने, 5 रुपए लेके जाओ सामान मिल जाएगा कि 50 रुपए लेके जाओ, पहले के सामान तो मिल रहा है ना। ओके, तो ये तो आई विल लाइक टू टीच यू थिंग्स इन दिस वे। इफ यू फील that this will benefit you, then I'm just sharing my phone number at the end of it. You can just register yourself. हम लोग देखो, हम लोग का अप्रोच ये होगा कि आप पढ़ाई अपने तरीके से करेंगे, अपनी बुक से करेंगे। मैं आपको एक तो टॉपिक के शुरू में I'll tell you some story and I'll try to clear off your doubts about it, जैसे अभी आपको बताया है। एंड एक दूसरा, टूवर्ड्स द एंड में आपको कुछ प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीक कराऊंगा, नॉट दैट वीक। मैं पहले लूंगा खुद से करिए, मैं कुछ भी चम्मच से नहीं खिलाता हूँ। ओके, और बीच में इफ यू गॉट एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज सेंड अस ए मैसेज एंड विल रिवर्ट बैक टू योर डाउट्स क्लियरिंग। वो आई एम नॉट कवरिंग इट है, वो अलग से, बिकॉज यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर योर डाउट्स। ओके, ये आई एम जस्ट शेयरिंग माई नंबर। हफ्ते में हम लोग देखो 2 सेशन करेंगे, half an hour के, with a gap in between. That's it. So I'm just sharing my number. If you're interested, you can always enroll for this course. Thank you.